नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 23 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि वीकली करंट अफेयर्स के एक्सप्लेन सीरीज में हमारे द्वारा अग्निपथ योजना पर चर्चा किया जाएगा और इसका लाइव प्रसारण 25 जून यानी कि शनिवार को रात के 8 बजे से किया जाएगा और आप सभी इस लाइव प्रसारण को ज्वाइन कर इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस बार का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अग्निपथ योजना। एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। हमारे द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2023 में आप किस तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है जिसका प्रसारण 26 जून को सुबह 11 बजे से किया जाएगा और आप सभी इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इस सेमिनार में भाग लेने के लिए आप सभी को एक रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, संविधान का अनुच्छेद 174 2B राज्यपाल को कैबिनेट की सहायता और सलाह पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। इंडियन एक्सप्रेस में जो एक्सप्लेन सीरीज आया है उसमें भी आर्टिकल 174 2B का चर्चा किया गया है जिसके अनुसार राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वह कैबिनेट की सलाह पर विधानसभा को भंग कर दे। तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, राज्यपाल अपने स्वविवेक से कार्य कर सकता है जब मुख्यमंत्री की सलाह हो और उसका बहुमत संदेह में हो। तो यहां पर यह कथन भी सही है। अगर राज्यपाल को यह लगता है कि सरकार के पास जो है बहुमत नहीं है तो वह जो है अपने स्वविवेक से कार्य कर सकता है, यानी कि यहां पर दूसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, जब सदन सत्र में होता है तो यह अध्यक्ष होता है जो फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है, लेकिन जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की अविशिष्ट शक्तियां उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की अनुमति देती हैं। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। जब सदन सत्र में होता है तो अध्यक्ष के द्वारा फ्लोर टेस्ट कराया जाता है, लेकिन जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राज्यपाल को अनुच्छेद 163 के तहत यह पावर है कि वह फ्लोर टेस्ट के लिए सदन का सत्र बुलाए। तो यहां पर तीसरा कथन भी सही है और इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो इससे जुड़ा हुआ जो एक्सप्लेन इंडियन एक्सप्रेस में आया है उसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि VDA पर कराधान से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, 1 जुलाई से प्रभावी VDA के तहत हस्तांतरण पर 1% कर कटौती की जाएगी यदि लेन देन का मूल्य 1 वर्ष में 10,000 रुपए से अधिक है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आप सभी को पता होगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर किस तरीके से टैक्स लगाया जाए, इसको लेकर के CBDT के द्वारा नियमों को जारी किया गया है और उसके अनुसार 1 जुलाई से ये सारे के सारे नियम प्रभावी हो जाएंगे। और अगर भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का हस्तांतरण होता है 1 जुलाई के बाद से, तो यहां पर 1% का कर कटौती इसमें किया जाएगा यदि लेन देन का मूल्य 1 वर्ष में 10,000 से अधिक होता है तो यहां पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है,
कम ज्ञात क्रिप्टो करेंसी पर कर कटौती के उद्देश्य से सीबीडीटी ने 4 प्राथमिक VDA बिटकॉइन, इथर, यूएसडी टीथर और यूएसडी कॉइन को परिभाषित किया है। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। जब आप इस न्यूज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यदि दो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और इथर का आदान प्रदान किया जा रहा है तो दोनों व्यक्तियों को खरीदार और विक्रेता माना जाएगा, इसलिए उनमें से कोई भी क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण के संबंध में किसी भी कर का भुगतान नहीं करेगा। तो यह कथन गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर पहला और दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन सही नहीं है। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है उसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, एजोक्सैंथलेट कोरल कोरल का एक समूह है जिसमें जोक्सांथला नहीं होता है तथा सूर्य से नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के पलकों द्वारा पोषण प्राप्त करता है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसमें यह कहा गया है कि वैज्ञानिकों के द्वारा पहली बार भारतीय जल क्षेत्र में एक्जोसेंथलेट कोरल की 4 प्रजातियों को खोजा गया है और ये जो नए मूंगे हैं वे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पानी में मिले हैं। और यहां पर यह कहा गया है कि जो एक्जोसेंथलेट मूंगा होता है वह मूंगों का एक समूह है जिसमें जोक्सेंथला नहीं होता है और यह सूर्य से नहीं बल्कि पलवक के विभिन्न रूपों से पोषण प्राप्त करता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, उत्तर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी में दुनिया की सबसे उत्तरी प्रवाल भित्तियां हैं। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिमी तट पर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दुनिया के कुछ सबसे उत्तरी प्रवाल भित्तियों में से एक हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह समृद्ध मूंगा द्वीपों से समृद्ध हैं। तो यहां पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सभी के सभी कथन सही हैं। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज आया है द हिंदू समाचार पत्र में वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, KNLP में लुप्तप्राय भ्रिकटी सिंह वाले हिरन संगई का घर है। तो यहां पर बात हो रही है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर ब्राउन एंटल डियर पाए जाते हैं जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं भ्रिकटी सिंह वाले हिरन, जिसका नाम है संगई। तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, KNLP मेघालय के विष्णुपुर जिले में स्थित है। तो आप सभी को पता है कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मेघालय नहीं बल्कि मणिपुर में स्थित है और इसीलिए यहां पर जो दूसरा कथन है वह गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, राष्ट्रीय उद्यान को स्थानीय रूप से फुमड़ी नामक तैरते हुए अपघटित पौधों की विशेषता के लिए जाना जाता है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। इस राष्ट्रीय उद्यान को फुमड़ी नामक तैरते हुए अपघटित पौधे के कारण जाना जाता है।
यानी कि यहां पर तीसरा कथन सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर पहला और तीसरा कथन सही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे और इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है उसे भी आप लोग जरूर देखेंगे, जिसका शीर्षक है प्रोटेस्ट अगेंस्ट मूव टू शिफ्ट प्रपोज हेरिटेज पार्क इन मणिपुर। तो वहां के लोगों के द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जिस जगह पर हेरिटेज पार्क बनाया जा रहा था उस जगह से उसे शिफ्ट नहीं किया जाए। आइए अब एक प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल गार्ड 1 और बाल गार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख निम्न में से किसके संदर्भ में किया गया है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि बाल गार्ड 1 या फिर बाल गार्ड 2 ये आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें हैं और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कहा गया है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं निकोटिन के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जिसका शीर्षक है कैन रिड्यूसिंग निकोटिन कंटेंट कट एडिक्शन स्मोकिंग डेथ। अगर हम निकोटिन की बात करें तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि निकोटिन एक पौधा अल्कलाइड है जिसमें नाइट्रोजन होता है, जो तंबाकू के पौधे सहित कई प्रकार के पौधों में पाया जाता है और इसे कृत्रिम रूप से भी उत्पादित किया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो निकोटिन है वह एक तरीके से उत्तेजक का काम करता है और निकोटिन का उपयोग ई सिगरेट में ज्यादा मात्रा में किया जाता है। यहां पर यह कहा गया है कि जो ई सिगरेट होते हैं उनमें जो निकोटिन की मात्रा है वो लगभग 36 मिलीग्राम पर एमएल तक होती है। और अगर हम नियमित सिगरेट की बात करें तो वहां पर भी निकोटिन होता है, उसमें भी निकोटिन होता है, लेकिन उनकी जो मात्रा होती है वो काफी कम होती है। जैसे जो नियमित सिगरेट है उसमें निकोटिन की मात्रा 1.2 से लेकर के 1.4 मिलीग्राम पर एमएल के बीच में होता है, जो कि ई सिगरेट से काफी कम है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब कोई व्यक्ति तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन करता है तो यह निकोटीन उसके शरीर में चला जाता है। और यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर आप तंबाकू को चबाते हैं, उसे सूंघते हैं, तो यहां पर धूम्रपान की तुलना में शरीर में अधिक निकोटीन चला जाता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 2019 में कर्नाटक ने निकोटीन को क्लास ए ग्रेड का जहर के रूप में अधिसूचित किया था। यहां पर सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि जो ई सिगरेट होते हैं उनके उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सके जिनमें कि भारी मात्रा में निकोटीन पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आखिर ये निकोटीन क्या होता है जिसकी वजह से लोग धूम्रपान के आदी हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।